ठीक है, तो फिर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इंडेक्स 23 को। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट है जो अपना, दो डेफिनेशन है इसके अंदर, बोरोइंग कॉस्ट और क्वालिफाइंग एसेट्स क्या है। बोरोइंग कॉस्ट सिंपली यार जो इंटरेस्ट होता है और तेरी जो अदर कॉस्ट हैं जो रिलेटेड है फॉर अरेंजमेंट ऑफ फंड, जो भी तूने इनकर किए हैं इन ऑर्डर टू अरेंज द फंड, तो वो तेरी बोरोइंग कॉस्ट में आ जाती है। इंडेक्स 23 इसमें इंक्लूड नहीं करता जो इक्विटी शेयर कैपिटल पे जो तू वो करता है ना, कॉस्ट ऑफ उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है और जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है वो हाँ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगी, फाइनेंस चार्जेस अंडर फाइनेंस लीज और एक्सचेंज डिफरेंस एज पर 6E। ये हम इसमें तीन वो हैं। फाइनेंस चार्जेस तो यार हम उसमें पढ़ते आए हैं जो अपना लीज वाला था इंडेक्स 116। एक्सचेंज डिफरेंस होगा कहीं पे आगे उसमें, इसमें होगा फॉरेन एक्सचेंज वालों में। इंटरेस्ट कॉस्ट एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ये इसमें हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट या फिर इफेक्टिव रेट। मतलब यहाँ पे जो चलता है ना, और इफेक्टिव रेट चलता है, डिवेंचर्स हो गए, प्रीमियम और रिडेम्पशन हो गई, ये सब चीज़ें जो है ना इसको हम सब्ट्रैक्ट करके हम लेंगे अपने नेट प्रोसीड्स फ्रॉम मनी जो, ठीक है, जो हमारे नेट प्रोसीड्स आएंगे। एक अगर कोई एक्सपेंस है जो कि स्पेसिफाइड है कि स्पेसिफाइड इन अबव, देन एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इस तरह की कोई एक्सपेंस है ही नहीं तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है IRR निकालने की और कुछ करने की। ये जो हमें ज़रूरत पड़ती है ना इसी वजह से पड़ती है क्योंकि हमें दोनों को मैच करना होता है, किन दोनों को, जो तेरा ट्रांजैक्शन जो तेरी ये जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं ना इसकी वजह से देख तेरी जो नेट प्रोसीड्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट जो तू पे करता है ना वो असल में तू 9.5 पे नहीं कर रहा होता, तू कम अमाउंट पे उतना % पे कर रहा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो तेरा ना बढ़ जाता है ग्रेजुअली, मतलब कि तू ज़्यादा पे कर रहा होता है, यूजुअली ऐसा होता है। ठीक है, 10% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो मतलब निकालने का कंसेप्ट है जो वो देख ले। 1 लाख इंटू 98 हो गया, 98 लाख हो गए, इन 98 हो गया, डिस्काउंट हो गया ना 2 का, तो लॉस हो गया यहाँ पे जो कि हमने इशू करे हैं, हमने डिस्काउंट पे इशू करे हैं उसको वापस करेंगे प्रीमियम के ऊपर। तो डिस्काउंट चला गया, एक अंडर राइटिंग कमीशन चला गया फेयर वैल्यू के ऊपर 25,000 का। हमें मिला कितना, प्रीमियम की बात अभी थोड़ी करेगा, प्रीमियम की बात तो रिडेम्पशन के टाइम पे करेगा ना। अभी हमें कितना मिला, 9,55,000। ठीक है, तो भाई ये 9,55,000 के बराबर जहाँ पे तेरी बराबर आ जाए ना डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो तेरा IRR हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख के ऊपर तेरा 10% आ गया 909। 1 लाख के ऊपर ये चार्ट ऐसी चलती रही, 5वें में 10 लाख भी जाएंगे क्योंकि तुझे 10,50,000 जाएंगे सॉरी, क्योंकि तुझे रिडीम करना है, और 1 लाख जो जाता ही है तेरा इंटरेस्ट वो तो जाना ही जाना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिया 10% पे, 15% पे, आउटफ्लो निकल गया। इनफ्लो कितना है, 9,55,000। ये कैसे निकाली अमाउंट, अरे देख कैश आउटफ्लो तो पता है ना, हाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो गिवन है यार, अभी तो तूने ये कंप्यूट करी है, हाँ सही बात है। तो तेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 76,050। अगर मैं इस रेट को लगाता हूँ तो जो कि ज़्यादा आ रही है तो मुझे आना है कम पे। अब कम के लिए 10 से बड़ा रेट लूँगा क्योंकि तभी उसमें वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उसका कम आता है। जितना बड़ा रेट होगा उतना कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन चलता है एक दूसरे के। ये वाला रेट तो देख मुझे पता है कैसे निकालते हैं, 10% ले लिया डिफरेंस इन रेट, जो भी मतलब है कि हम 5% जो कमा रहे हैं वो इन दोनों के डिफरेंस पे कमा रहे हैं। किन दोनों के, इन दोनों के, 1,03,150 और 8,57,150। ठीक है, जो हम 5% जो है इन दोनों का डिफरेंस ही तो है वो, हाँ बिल्कुल सही बात है। और हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है। हम खड़े हैं इस पे, हमें जाना है इस पे। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बता दो जी कितना % है, वैसे करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, बस यही होता है। वही है ड्यू भाई, हम करेंगे मार्केट रेट जो भी मतलब IRR से, और पे करेंगे एक्चुअल, IRR से ड्यू, एक्चुअल से पे। 5th ईयर के एंड में आ गया 10,36,000 था, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना पे जो है वो भाई तुझे पता ही है, ओरिजिनल जो पे कर रहा है, तो ये तो हर जगह पता है ना, ये तो हर जगह क्वेश्चन में बता रखा है कितना % जाना है, 10 लाख का 10%, ये 11 लाख, 10 लाख प्लस 10% का इंटरेस्ट हो गया, और जो तुझे 50,000 एक्स्ट्रा पे करना है वो हो गया 11.5 लाख हो गया। ये जो तेरा ये चला जाएगा इंडेक्स 23 में, जो कि तेरा P&L में जाएगा 5,95,000। ये वैसे इन दोनों का वो दिखा रहा है कि दोनों बराबर ही आएंगे। फाइनेंस चार्ज अंडर फाइनेंस लीज, फाइनेंस चार्ज अंडर फाइनेंस लीज क्या हो गया ये, 116 के अंदर होगा ना, 116 ही तो
116 तो हम पढ़ेंगे, पढ़ चुके, ठीक है, उसके अंदर ये हो जाता है डिस्कस। एक्सचेंज डिफरेंस क्या है भाई, वो हम पढ़ेंगे लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। क्वालिफाइंग एसेट क्या होगी यार, जो एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज और सेल। और सेल इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। और सेल का मतलब इसलिए हो गया कि ये इन्वेंट्रीज है ना, इससे पहले तो नहीं था, इससे पहले तो ये सब यूज़ के लिए ही होता, लेकिन कुछ इन्वेंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो इसके अंदर काउंट हो जाती हैं, ठीक है, तो वो भी हम इसमें लेंगे। फॉलोइंग एसेट में टेक टाइम फॉर देयर प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन में भी। कोई बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेंट्रीज हैं, बताऊंगा क्यों, पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में है, डेवलपमेंट फेज में, ठीक है, रिसर्च फेज वाला नहीं लेंगे, वो तो पता ही है ना किस में जाता है, P&L में जाता है वो तो, रिसर्च वाला सब्सटेंशियल पीरियड के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे जजमेंट के ऊपर बेस करता है। इन्वेंट्रीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है इन दिस कंटेक्स्ट कि अगर वो इन्वेंट्री विच आर प्रोड्यूस इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, वो तो कंसिडर करेंगे नहीं। अगर वो ले रही है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बट इट इज़ प्रोड्यूस इन लार्ज वॉल्यूम एंड ऑन रेगुलर बेसिस, देन इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाइंग एसेट इवन दो इट इज़ टेकिंग सब्सटेंशियल टाइम। अगर वो लार्ज वॉल्यूम में हो रही हैं, दैट इज़ वाइन्स और लिक्कर्स जो होते हैं, इट कैन बी सेड दैट इन्वेंट्री कैन बी कंसिडर क्वालिफाइड एसेट अगर उसकी दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। एक तो कि वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है, दूसरा वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब मेरे को इस चीज़ का डाउट है कि ये लिक्कर जो है, लिक्कर और वाइन्स, ये देखिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो लेती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं लार्ज वॉल्यूम में या नहीं एंड ऑन रेगुलर बेसिस, तो मतलब कि इसको हम पार्ट माने इसका या नहीं माने, और अगर नहीं माने तो फिर और एग्जाम्पल क्या है इसका। ठीक है, अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल, ये आउट ऑफ स्कोप है इंडेक्स 23 के, ठीक है, लेकिन ये शैल बी डिस्कस अंडर इंडेक्स 41 हमने पढ़ लिया, लेकिन बेरर प्लांट जो है ना वो कवर होते हैं इसी के अंदर अंडर डेफिनेशन बायोलॉजिकल एसेट, सो देर दीज प्लांट्स कैन बी कवर्ड अंडर इंडेक्स 23 और एज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड एसेट। इसको तो काट दिया, बेरर प्लांट्स इंडेक्स 16 और इंडेक्स 23 में कंसिडर होंगे। रिकॉग्निशन रूल क्या है, एक सिंपल बोरोइंग कॉस्ट तुमने जो इनकर करी है उसको तुम लोन से बढ़ा दो जिससे कि तुम्हारा लोन बढ़ जाए, ठीक है। अब भाई ये बोरोइंग कॉस्ट को कैंसिल करने के लिए, मतलब कि इसमें मर्ज करने के लिए, इसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्वालिफाइड एसेट अकाउंट डेबिट टू बोरोइंग कॉस्ट, सिंपल, ठीक है। फिर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक जो हम एक्चुअल पे करते हैं, ये दोनों केस में सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर ये P&L में चला जाएगा। बोरोइंग कॉस्ट टू लोन, लोन की अमाउंट तो एक बढ़ेगी, ठीक है, हाँ ठीक बात, और प्रॉफिट एंड लॉस टू बोरोइंग कॉस्ट हो जाएगा, ठीक 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 ठीक। ड्यू ऑन IRR, पेमेंट ऑन एक्चुअल, ठीक है। स्टेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स 23, कमेंसमेंट ऑन कैपिटलाइजेशन, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, सीसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, तीन वो होती हैं। स्टार्ट हुआ, सस्पेंड हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। प्रोविजन 23 जो बात करते हैं कमेंसमेंट कब स्टार्ट होगा, इनकर्ड आउट ऑफ द बोरोड फंड। पहली बात तो ये कि जो तुमने वो इनकर करा है ना बोरोड फंड में से करा है, अगर तुमने अपनी पॉकेट से भी किया है ना, अगर तुमने कोई अमाउंट अपनी पॉकेट से पे किया तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो अपना। अगर कोई तुमने, या इट शुड बी ऑन एक्चुअल कॉस्ट, तुमने उतनी एक्चुअल कॉस्ट करी है तभी होगा। इसमें एक और जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो ये है कि यार तुमने मान लो 12 लाख रुपए खर्च कर ले रखा है, ठीक है, और तुमने 8 लाख ही उसमें से एक्सपेंस किया, तो 4 लाख के ऊपर तुमने कैपिटल एसेट में तो एक्सपेंस किया नहीं वो, तो 4 लाख के ऊपर जो आया गया ना तुम्हारा पहले साल में या जिस भी पीरियड में तुम कर रहे हो खड़े हो, उसको तुम उसमें ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी ऑन एक्चुअल कॉस्ट, सिंपल सी बात है। नोशनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, ठीक, ओके ओके ओके। एक्सपेंडिचर कॉल विल बिकम मोर देन बोरोड फंड, देन वी कैन नॉट कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट ऑन एक्सेस एक्सपेंडिचर मेड आउट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। मतलब अगर तुमने कोई इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी ऑन एक्चुअल कॉस्ट, जो कि नोशनल इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, एक्सपेंडिचर कॉल बिकम मोर देन बोरोड फंड। अगर तुमने कोई एक्सपेंडिचर किया है और बोरोड फंड से तुमने ज़्यादा करिए तो तुमने अपनी पॉकेट से पे किया है, तो इसको मैं कैपिटलाइज करने नहीं दूंगा। तो जो इसका शॉर्टकट बताया जाता है बोरोइंग कॉस्ट ऑन बोरोड फंड और एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। जो तुमने बोरोड फंड के ऊपर बोरोइंग कॉस्ट करी है या तो वो ले लो, या फिर जो तुमने एक्सपेंडिचर करी है उसके ऊपर निकाल लो, जो उन साथ दोनों में से कम आए उसको ले लो। बट इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये सिंपल सी चीज़ें पता है। पहली कंडीशन होगी फुलफिल कि आउट ऑफ बोरोड फंड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन होगी फुलफिल कि वो एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन
जो कि थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है, कि वो अभी तक कंप्लीट ना हुआ हो. नेसेसरी एक्टिविटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर completion or should remain in continuation. Whatever activities which are necessary for completion of qualifying asset that should remain in continuation, and these activities may be physical or it may be administrative. ठीक है. पार्ट थर्ड हो जाता है फिर हमारा स्टार्ट. इसके ऊपर बेस क्वेश्चन है कि अरे 10 लाख रुपए का हमने लिया था, एक्सपेंडिचर हमने 6 लाख के कर दिए, क्या क्या चीज़ें हो गई यार पहले तो ये बता. एक एक्चुअल कॉस्ट पे होनी चाहिए, मतलब नोशनल अलाउड नहीं है, और नेसेसरी एक्टिविटीज़ जो कुछ चाहिए होती हैं वो चल रही होनी चाहिए. और जो पहली कंडीशन थी, जो भी तुमने अमाउंट इनकर की है वो तुमने बोरोड फंड में से ही करी है. देख पहले और दूसरे में डिफरेंस ये है कि तुमने लोन का अमाउंट तो ले रखा है पर तुमने उसमें से खर्च नहीं करा. समझ गया. पहले वाले में ऐसा हो गया कि तुमने 12 लाख ले रखा है लेकिन तुमने 10 लाख ही खर्च करा, और सेकंड वाले में ऐसा होगा कि तुमने 12 लाख ले रखा है और तुमने 14 लाख खर्च कर लिया, और तुम 2 लाख को भी एक्स्ट्रा जो तुमने खर्च किया ना वो भी तुम इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना चाह रहे हो, वो अलाउड नहीं है. पहले में जो है वो तुमने कम किया, दूसरे में तुमने ज़्यादा कर लिया. ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर होगा वो, ये वाली बात कहना चाह रहा है. ठीक बात है. 10 लाख के बोरो का एक्सपेंडिचर क्वालिफाइड एसेट 6 लाख, सिंपल सी बात है. पहली वाली कंडीशन वाला केस है ये. 6 लाख के ऊपर लगा देंगे और 40,000 P&L में भेज देंगे. एंट्रीज वही होती हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक हो गया, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना जो ये तेरा किस में जाएगा, क्वालिफाइंग एसेट की वो वैल्यू बढ़ाएगा ना. क्वालिफाइंग एसेट डेबिट, P&L डेबिट टू एक्सपेंस. ठीक है, बैंक से पे कर दिया ठीक है, नहीं तो लोन से भी नहीं. लोन से तो वहाँ पे होगा ना जहाँ पे वो IRR है, यहाँ पे क्यों होगा लोन से यार. सही बात है. इंडेक्स 23 लगाते हैं भाई हम. यहाँ पे हम देखिए चीज़ मान रहे हैं सिंपल सी, मैं तुझे बताऊँ कि लोन को देख अमाउंट को बढ़ाएगा, ये तेरी बात सही है, लेकिन इन्होंने वैसे करके नहीं दिखाया. इन्होंने ना इंटरेस्ट डेबिट टू लोन, लोन डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है ना, इन्होंने उसको नेट ऑफ कर रखा है. इंटरेस्ट डेबिट टू लोन को बढ़ाया पहले, फिर लोन डेबिट टू बैंक, तो ये लोन कट गया ना, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक हो गया. सही बात है सर. इंडेक्स 23 एक्सपेंडिचर आउट ऑफ बोरोड फंड गिवन केस 6 लाख, फिर बोरिंग और 10 लाख, कैपिटलाइजेशन शुड बी मेड आउट ऑफ अप टू एक्सपेंडिचर ओनली. सही बात है. 10 लाख, अब ये सेकंड कंडीशन आ गई. 10 लाख रुपए तुमने बोरो कर दिए 25 खर्च, तो भाई 10 पे करोगे ना. 15 तुमने आउट अपनी पॉकेट में से लगाया तो उसको तो करोगे नहीं. सही बात है सर, सही 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 सही. ठीक है ना. फिर तुम्हारा वही प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम एक्टिविटीज़ कमेंस्ड. इस दिन से एक्टिविटी तुम्हारी स्टार्ट हुई है. ठीक है, तो उसी दिन से लोगे जिस दिन से वर्क शुड बी इन कंटिन्यूएशन. स्टार्ट कब से हुआ है? 7 से, तो 3 महीने का नहीं करोगे, तो 9/12 से कर दिया उसको कैपिटलाइज, और ये 40,000 हो गया. एक इसमें ना ये वाली बात भी थी, जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो फिजिकल भी हो सकती हैं और आपकी वो एडमिनिस्ट्रेटिव से भी हो सकती हैं, जिसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी थी कि यार एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही ज़रूरी है. तुमने खर्चा तो कर दिया, उसको संभालना भी तो बड़ी बात होती है ना. ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था ये. बोरोड फंड, अब भाई ये 10 लाख रुपए ले लिए, एक्सपेंडिचर तुमने इसी तरह से करें, 1/4 को इतना, 1/4 को इतना, प्रोपोर्शनेटली कर लो. ये खुद ही किया था ना तूने, उस तरह से कर लो. ठीक है, एंट्रीज डाल दी. अभी सीख के यहाँ इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, क्योंकि इसको नेट कर रहे हैं. ये 1 लाख रुपया जो खर्च हुआ क्वालिफाइंग एसेट में इतना चला गया, P&L में इतना चला गया. अब कमेंसमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं वो पहला ये हो कि ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट या प्रोग्रेस पेमेंट. तो भाई तुम्हें जो कोई ग्रांट मिल गई या तुम्हें कोई प्रोग्रेस पेमेंट मिल गई, तो अब तो तुम्हारा वो एक्सपेंडिचर जो भी तुम्हारा वो चल रहा था उसको नेट पे चलोगे ना, नेट एक्सपेंडिचर चलोगे. कोई तुम्हें ग्रांट मिल गई है वो मिल गई, तो उससे अब तुम्हारा एक्सपेंडिचर जो तुम्हारा तुमने जो खर्चा करा था वो कम हो जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि तुम्हें अमाउंट मिल चुकी है. तुमने जिस काम के लिए इस बिल्डिंग को खड़ा किया था ना, उससे इनकम आनी शुरू हो गई है. ठीक है, तो उतना प्रोपोर्शन तुम्हें ना, अच्छी बात यही होगी कि तुम्हारे जितना प्रोपोर्शन मिल रहा है ना उसको तुम उठा के अपना सेट ऑफ कर दो. अगर तुम नहीं कर रहे हो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन हम तो ऐसे ही चलेंगे. हमारा एक ये मानना है कि एक रैशनल थिंकिंग ये होती है भाई, अगर तुम्हें उससे आना लग गया ना तो भाई पहले बाहर का पैसा निपटाओ. ये नहीं कि तुम इसके ऊपर कैपिटलाइज करते जाओगे, वो चीज़ नहीं चलेगी. अगर कोई ग्रांट मिल रही है वो भी
कोई ग्रांट मिल रही है ना तो उसको भी डिडक्ट करेंगे और हम नेट एक्सपेंडिचर के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, मतलब कैपिटलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 7 लाख का 10% हो गया, 4/12 23,300, 5 लाख का 10%, 7/12। वही लॉजिक है भाई, देखिए 2 लाख 7 लाख चल रहे थे पहले तो, अब फिर हो गए 2 लाख पे कर दिए तो 5 लाख रह गए। बस इसके ऊपर बेस नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 भी है, वो भी लास्ट में देखेंगे। 1 लाख हो गया, 23,300 इसमें आ गया, P&L में बचा हुआ डाल देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ प्री पेमेंट प्रीमियम, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी ग्रांट के लिए बात होगी। अब हो रहा है प्री पेमेंट प्रीमियम। भाई कोई भी तुम्हारा प्री पेमेंट प्रीमियम है, पेनल्टीज तुम पे कर रहे हो, ये बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट नहीं है, इससे प्लीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दो। ठीक है, एक्सपेंस माने जाएंगे ये सब एक्सपेंस माने जाएंगे, इसको तुम कैपिटलाइजेशन करने की मत सोचना, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना तुमने अरेंजमेंट ऑफ फंड के लिए नहीं करी, ये तुमने करी है टू स्विच ओवर द फाइनेंसर, अपनी बोरोइंग कॉस्ट बचाने के लिए, बाई टर्मिनेटिंग लोन एग्रीमेंट बिफोर इट्स मेच्योरिटी। ठीक है, तो ये हमारी गलती नहीं है भाई, तुम अपना फ़ायदा उस हिसाब से देख रहे हो यार, तुम तो जितना भी खर्च कर रहे हो हम तुम्हें दे तो रहे हैं, अब तुम जानो कि यार तुम क्यों ये बार बार चेंज कर रहे हो, फिर इससे तो तुम बैंक वालों को फ़ायदा करवा रहे हो, तो उन चीज़ों का थोड़ी हर जाना बढ़ता रहूँगा मैं। ठीक है, एज एन अकाउंटेंट ये चीज़ें बताई जा रही हैं। गुड 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 सही बात है, तो तुम पैसा खर्च करते रहो और तुम उसमें कैपिटलाइज करते रहो, एसेट की वैल्यू बढ़ाते रहो, ये चीज़ अलाउड नहीं है। ट्रांसफ़र होगी कोई एसेट, भाई जो तुम्हारी पुरानी एसेट है ना वो तुमने बेच दी, हाँ, या फिर तुम उसको ले आए इज यूज इन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, उसको तुम प्रोडक्शन और क्वालिफाइंग एसेट में यूज़ करने लगे या तुमने बेच दी, तो भाई मेरा ये मानना है कि यार तुम अगर उसको बेचोगे तो उस पैसे से वो भी तुम यहीं लगाओगे, फिर बाद में तुम उसके ऊपर लोन लोगे, फिर वो चीज़ें करोगे, तो सिंपल सी बात है, जो भी तुमने बेच के आ रहा है, जो भी तुम एसेट उठा के यहाँ ले आ रहे हो ना और तुम अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हो उसको, उसके ऊपर तुम एक सर्टेन परसेंटेज जो भी बनता है तुम्हारा, जो पुराने उसका चल रहा है, जो रेट चल रहा है उसी रेट पे, IRR पे या जिस पे भी है तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको कैपिटलाइज कर लेना, तुम उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है उसको तुम कैपिटलाइज कर लो ऑन सच एक्सपेंडिचर, स्क्रैप वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। लेकिन अब तुम्हें ये है कि फेयर वैल्यू और WDV में वो डिफरेंस है ना, तो उसको P&L में डाल दो। फेयर वैल्यू चल रही है जी उसकी 3 लाख और तुम्हारी बुक वैल्यू कितनी पड़ी थी, 5 लाख, ओहो 2 रह गई ना, तो 2 लाख का जो है ना वो P&L में सेटल कर दो। ओके ओके ओके, 1 लाख है, 50,000 इसमें से हमने वो निकाल दिया, 2 लाख प्लस 3 लाख, क्योंकि 2 लाख के ऊपर भी अभी डिस्कस किया है ना, 2 लाख तो ये है कैश पेमेंट मतलब कि ये भी तुमने अपने बोरोड फंड में से ही करी होगी ना, और ट्रांसफर ऑफ एसेट 3 लाख के हो गए, तो 5 लाख के ऊपर 10% निकाल दिया, 50,000 हो गए, लॉस आ गया 2 लाख रुपए का ट्रांसफर, बिकॉज बुक वैल्यूज ऑफ 5 लाख। ठीक है, मार्केट वैल्यू 3 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दें। क्वालिफाइड एसेट डेबिट टू बैंक, जो यूजुअली एक एंट्री होती है, क्वालिफाइंग एसेट तुमने कैश पेमेंट ऑब्टेन कर ली ना 2 लाख रुपए की, हाँ हाँ यार ये तो इम्पोर्टेंट एंट्री है यार, अभी तक तो क्या सोच रहा था कि कोई बोरोड फंड है 1 लाख रुपए के, तो ये सोच रहा था, नहीं 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 भाई, वो तो देख तू कैपिटलाइज करेगा क्वालिफाइड एसेट के अंदर, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुझे उसकी लोन अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ पर तो ये जो कैश जो पेमेंट कर रहा है उससे तो तेरी क्वालिफाइड एसेट बढ़ गई ना, बन गई ना एक, हाँ 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 सही बात, मतलब ख़रीद ली मैंने, ये कुछ भी कर लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कैश पेमेंट यार देख, सिंपली तूने कोई कैश पेमेंट करी है, उससे तेरा ये बोरोड फंड से इसका कुछ लेना देना नहीं है, तूने बस कैश पेमेंट करी है 2 लाख रुपए की, ठीक है, और वो किसी तरह से उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रही थी, जो भी तेरी एसेट है, नहीं तो इसको तू नॉर्मल एसेट लिखता, एसेट अकाउंट डेबिट या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट नॉर्मल जो होती, लेकिन ये है तेरी क्वालिफाइंग एसेट, तूने 2 लाख रुपए जो इनकर किए वो तूने क्वालिफाइड एसेट के लिए इनकर करे हैं, तो ये 2 लाख रुपए तेरे यहाँ पर आ गए। क्वालिफाइड एसेट डेबिट तेरी 3 लाख की होगी, अब कैसे होगी, लॉस ऑन ट्रांसफ़र 2 लाख रुपए का, क्वालिफाइड एसेट 3 लाख, 2 लाख टू एसेट, ये जो तेरी बात बताई जा रही है उसके लिए बताई जा रही है, जो तेरा वो था ना ट्रांसफ़र कर दी तूने एसेट, अच्छा तो उसको भी उन्होंने क्वालिफाइड एसेट मान लिया, जी हाँ, ओके 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 ओके, हाँ क्योंकि 3 लाख की ट्रांसफ़र कर दी ना, ये थी ना ट्रांसफ़र ऑफ एसेट जो तेरी अब क्वालिफाइड एसेट के अंदर आ गई,
ठीक है, उसको भी हम क्वालिफाइड एसेट मान लेंगे। हाँ जी, उसको भी क्वालिफाइड एसेट मान लोगे आप। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,00,000 रुपये का, वही नेट ऑफ करके दिखा रखे, इंटरेस्ट टू लोन, लोन टू बैंक, वैसे ऐसे बनता है। ठीक है, इंटरेस्ट टू बैंक हो गया बस सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने इंटरेस्ट पे कर दिया। क्वालिफाइंग एसेट अब तुम्हारी 50,000 की बढ़ गई, और ये 50,000 की बढ़ गई, जो इंटरेस्ट है ना इसकी वजह से, वो तो ऊपर वाली कैश पेमेंट थी। ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1,00,000 रुपये जो तुमने इनकर किया, ठीक है, लेकिन अभी तक तो तुमने जो वो करा है वो 5 लाख ही किया है ना, 2 लाख प्लस 5 लाख की तुम्हारी क्वालिफाइड एसेट है ना अभी तो। हाँ, तो उसके ऊपर ही करोगे ना, ये तो नहीं कि सारा ले लोगे, नहीं तो पहली वाली कंडीशन खराब हो जाती है। तुमने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया आउट ऑफ बोरोड फंड, ठीक है, 10 लाख रुपए लिए, बड़े चंटू बने भाई, इसको 4-6% पे आगे दे देते हैं। अच्छा, तो भाई 6% तुमने कमा लिया ना, उसको अपने दोहरा रखो, हमें नहीं चाहिए वो। जो अब आगे कैपिटलाइज करोगे ना, वो 4% करोगे उसके ऊपर, जो भी तुमने किसी दूसरे बंदे को दे रखा है ना, ठीक है, क्योंकि 6% तुम्हें वहाँ मिल गया, 4% यहाँ पे ले लोगे। ठीक है, बाकी उसका दूसरा तरीका ये होता है कि भाई जितना तुम्हारा बनता है, 1,00,000 रुपया है, टेम्प्रेरी इनकम कितनी कमाई तुमने इस पर, 4 लाख का 6% कमाया जी, 24,000। ठीक है, अब तुम्हारी रहेगी जो नेट बोरोइंग कॉस्ट, वो 76,000। 76,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये P&L, नहीं, इसको ऐसे डिवाइड करने की तो क्या, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एज पर एक्सपेंडिचर, ये P&L में जाएगी। क्या बात कर रहे हो, हाँ, ये तुम्हारी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। जो भी मतलब मैं दूसरा काम जिसको मैंने आगे फर्दर वो कर दिया, फर्दर लैंड कर दिया, उसके ऊपर अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ तो वो क्या मेरे इसमें काउंट नहीं होगी? नहीं, क्या बात है, ये तो काफ़ी अजीब सी बात नहीं है कि अगर यार मैं 1,00,000 रुपये के ऊपर, ठीक है मान लिया 24,000 वो तुमने डिडक्ट करवा दिया, तो मतलब वो पूरा ही अलग ट्रीट होगा। अगर तुमने 4,00,000 रुपये किसी को दे दिया, ओके, तो उसका इसमें रोल ही नहीं रह गया अब। अच्छा, तो जो हमने अपने एसेट में यूज़ करा है वो तो मिलता ही है, बट ये तो तुमने कहीं और दे दिया ना, अपने एसेट में यूज़ तो नहीं किया है तुमने, नहीं, कोई टेम्प्रेरी इनकम कमा रहे हो ना इसके ऊपर। हाँ, तो ये देखना एक चीज़ है ना, लास्ट में अगर इसके ऊपर कोई बेस क्वेश्चन आता है ना, तो उसको डिस्कस करना या मतलब सोचना, फिर उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऐड कर देना एक। कोई कैपिटलाइजेशन तुम्हारा जो है वो सस्पेंशन हो गया। अब सस्पेंशन में क्या मतलब है, सस्पेंडेड, इफ एक्टिविटीज़ रिमेन, तो मतलब कैपिटलाइजेशन भी तुम्हारा, अगर तुम्हारी डिसकंटिन्यू हो गई एक्टिविटीज़, तो जो तुम्हारे कैपिटलाइजेशन चल रहा था ना वो सस्पेंड हो जाएगा। द पीरियड ऑफ डिसकंटिन्यूएशन शुड बी रिकॉग्नाइज एज पीरियड ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, डिसकंटिन्यूएशन एक्टिविटीज़ में बी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो सकता है, स्ट्राइक हो गई, कोई अदर अनएक्सपेक्टेड रीजन हो गया। द फॉलोइंग अदर पॉइंट शुड ऑल्सो बी नोटेड। अगर एनी सस्पेंशन इन वर्क ऑफ टेम्परेरी इन नेचर, देन इट शुड बी इग्नोर्ड। Okay, it can also be said that temporary suspension of work will not affect capitalization in any way. कोई टेम्परेरी सस्पेंशन है ना, वो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन कोई परमानेंट वो है तो वो इफेक्ट करेगा। ओके, मटेरियल शॉर्टेज हो गई, स्ट्राइक्स हो गई, द फॉलोइंग अदर पॉइंट शुड आल्सो, इफ एनी सस्पेंशन वर्क इज ऑफ टेम्परेरी नेचर, देन, तो यार मटेरियल की शॉर्टेज होना या स्ट्राइक हो जाना, तो ये सब क्या हमारे टेम्परेरी रीज़न नहीं है? यार ये इनका मानना है तुम्हें मटेरियल मिले ही ना आगे जाके, जो तुम्हारा सप्लायर था, ठीक है, तो जब मिलने लग जाएगा तब से स्टार्ट कर देना, लेकिन अभी तो नहीं मिल रहा। अच्छा, ठीक है, लेकिन कोई रेन डेज हो गए, रेनी डेज हैं, ठीक है, वाटर लेवल चेंज हो गया, ब्रिजेस में कोई दिक्कत आ गई, कोई आपदा आ गई, तो उसको हम एक टेम्परेरी सस्पेंशन मानते हैं। अगर वो, तो हम उसको कैपिटलाइज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई सस्पेंशन जो है वो टेम्परेरी नहीं है, तो हम उस बोरोइंग कॉस्ट को, तो हम उसको बोरोइंग कॉस्ट नॉट टेम्परेरी, देन वी शुड कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग सच पीरियड एंड इट विल बी रिटन ऑफ। वी विल नॉट, वी शुड नॉट होगा मेरे हिसाब से यहाँ पर, वी शुड नॉट। ये तो देख अफेक्ट करेगा नहीं जो तुम्हारे टेम्परेरी रीजंस हैं, लेकिन अगर वो
टेम्परेरी नहीं है, देन वी शुड नॉट कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग सच पीरियड, इट विल बी रिटर्न ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब आ जाता है भाई हमारा पार्ट फोर्थ, सीसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। अगर तुम्हारा प्रोविजन इंडेक्स 23 लग रहा है, सीसेशन मीन्स कंप्लीशन ऑफ वर्क, वहाँ पे तो भाई रुक रहा था, बाद में चला भी, स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है, वो सस्पेंशन था। सीसेशन में तुम्हारा कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट इन पार्ट्स हुआ है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, डिपेंडेंट हो सकता है, कुछ नहीं बता रखा तो इंडिपेंडेंट मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, अगर तुम्हारा पार्ट्स में हुआ है, इंडिपेंडेंट इन नेचर है, बोरोइंग कॉस्ट शुड नॉट बी कैपिटलाइज बट शुड बी रिटन ऑफ इन P&L। ठीक बात है, हाँ, जो उसका प्रोपोर्शन है वो हम कर देंगे। इट विल बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट इफ इट कैन बी यूज विदाउट कंप्लीटिंग अदर पार्ट्स। क्या? इट विल बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट इफ इट, समझ गया बात को, समझ गया। लेकिन अगर वो डिपेंडेंट है तो भाई पूरी की पूरी बोरोइंग कॉस्ट तुम्हें क्वालिफाइंग एसेट में मिलती रहेगी। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा 10 लाख का काम था, इसमें से 6 लाख हो गया, 4 लाख बचता है, तो 4 लाख के ऊपर तुम क्लेम कर लोगे, और जो 6 लाख के ऊपर बनता है ना, उसको तुम P&L में दिखा दोगे। तो जो 4 लाख के ऊपर वो तो कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों डिपेंडेंट हैं तो तुम 10 लाख के ऊपर पूरा 10% जो है वो उसमें डालोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बोरोइंग, स्पेसिफिक होगी, जनरल होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एस्टेब्लिश, जहाँ पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है ना क्वालिफाइड एसेट और बोरोन फंड में, then it will be considered as a case of specific borrowing. In this case we will capitalize total borrowing cost through the related asset. अगर no direct relationship between asset और borrowing के अंदर, then it will be a case of general borrowing. यहाँ पर मल्टीपल बोरोइंग हो सकती है, मल्टीपल क्वालिफाइड एसेट हो सकती है। इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, बोरोइंग आर नॉट अंडरटेकन स्पेसिफिकली फॉर एन एसेट बट दीज आर अंडरटेकन फॉर अ प्रोजेक्ट एज अ होल है। हम ये मानते हैं कि अगर आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो रहा क्वालिफाइड एसेट और बोरोड फंड में, देन वो जो तुमने फंड अरेंज करे हैं दे आर अंडरटेकन फॉर अ प्रोजेक्ट, वो तुमने पूरे प्रोजेक्ट के लिए लिए हैं एज अ होल। अच्छा, तो उस केस में पहले WACR निकालो, जो भी तुम्हारी टोटल कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट है, डिवाइड बाई टोटल बोरिंग्स, ओके, इनटू 100 कर दिया। अब ये जो चीज़ है ना, टोटल बोरोड फंड और टोटल एक्सपेंडिचर, ये थोड़ा दिमाग ख़राब करने वाली बात है कि यार जब तुम WACR निकाल रहे हो तो ये क्यों ले रहे हो, मतलब मान लिया यार कि तुम इस पे कर रहे हो, ये दोनों देख, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैश पेमेंट लिख रखी है 5 लाख की, ट्रांसफर ऑफ एसेट 5 लाख। कैश पेमेंट मतलब कि हमने खुद पैसे देके खरीद लिए, ट्रांसफर ऑफ एसेट की आ गया कोई, तो इस दोनों के ऊपर भी क्वालिफाई करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन वो जो टोटल एक्सपेंडिचर करा है ना 3 साल के अंदर, इसका देख यही लॉजिक बनता है WACR का कि यार कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पर आपने सिर्फ कैश पेमेंट से एसेट एक्वायर नहीं की है, आपने ट्रांसफ़र ऑफ एसेट भी किया है, यानी कि कोई पुरानी आपकी एसेट थी वो भी आपने ट्रांसफ़र करी है, तो उसको भी तो आप कंसिडर करते हो ना क्वालिफाइंग एसेट में। जो आपने वो एसेट ट्रांसफ़र करी है उसके ऊपर भी आप कैपिटलाइजेशन करते हो। हाँ करते हैं जी, तो वो WACR में कंसिडर किया जाएगा। यार पेमेंट तो आप सारे के ऊपर कर रहे हो ना, हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, टोटल बोरोइंग कॉस्ट जो भी आप इनकर कर रहे हो सारों के ऊपर कर रहे हो जी, समझ गया जी, तो सारों को लोगे है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एलोकेशन WACR, फिर उसके बाद में एलोकेट कर देंगे उसको। एलोकेशन वही यार जितना तुमने पेमेंट कर दी फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3, मतलब जितना भी है उसके अकॉर्डिंगली उसके हो जाते हैं। वही अपने 3 रूल्स लगा के, 3 रूल्स कौन से हैं कि जो है आउट ऑफ पॉकेट होगा तो उसको हम देंगे नहीं, अगर 10 लाख से कम कर रहा है तो हम सिर्फ 10 लाख में से 6 लाख इन करके तो 6 लाख पे देंगे, अगर तुमने 10 में से 25 कर दिया तो भाई 10 के लिए देंगे सिर्फ। ठीक है, और कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए एक्टिविटीज़ वो जो थी स्टार्टिंग में पड़ी थी। ठीक है, 90 लाख हो गया, 90 लाख के ऊपर 50 लाख का 10% हो गया एंड 40 लाख का 8% हो गया, तो तुमने कुछ कितना कमा लिया, 5 लाख 8,20,000 यू हैव इनकर्ड ऑन हाउ मच अमाउंट, 90 लाख रुपीज़। ओके 9.11 ठीक है। अब इसमें बता रखा है प्लांट तुमने 45 लाख इनकर करे, 10 लाख इस पे करे, 15 लाख इस पे करे। कई बार ना क्वेश्चंस के अंदर ये दिया होता है 18 मंथ्स इसने टाइम लिया, इसने 16 मंथ टाइम लिया, तो वो तेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि यार इसने सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लिया है टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज़ और सेल। ओके 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 ओके, तो 9.11 इस पे लगा दिया, इस पे ऐसे करके लगा दिया। ठीक है, सारे क्वालिफाइड एसेट हो गए, 6,37,700 हम क्वालिफाइड एसेट में डाल देंगे, और 8 लाख वीज़ा हमने टोटल इनकर करा था, हमने टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट है इसकी। ठीक है, लेकिन हमने तो भाई 90 लाख में 70 लाख अभी खर्च करे ना, वही वाली बात
तो सारों के लिए तो मिलेगा नहीं, उसके लिए मिल जाएगा जो तुमने करा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया होता 90 लाख से भी ज़्यादा, तो हम यहाँ पे ना 90 लाख ना लेते, यहाँ पे हम 98 लाख या 95 लाख या जो भी हमने किया है, क्योंकि वो भी हो सकता है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट से आया हो जो तुमने एक्सपेंडिचर करा है। अच्छा ठीक बात, ठीक बात। 70 लाख ले लिया, एक्सपेंडिचर कितना करा, 50 और 40 देख आ गया ना, वो 90 लाख हो गया ना। कितने से करा अब तुमने, ले लिया 90 लाख एक्सपेंडिचर मोर देन बोरोड फंड। ठीक है, तो यहाँ तो तूने वो क्वेश्चन नहीं किया जो सेकंड में कर रहा था अभी, सॉरी सर। चल ठीक है। टोटल बोरिंग को 9.5 लाख की आ गई, 50 लाख के ऊपर प्लांट एंड मशीनरी दोनों कर दिए। 8th क्वेश्चन था, सिंपल था यार, वही 16 लाख वही उसके निकाल दिए, 200 300 500 करके इसकी एंट्रीज वही डाल देना। इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रोड डेबिट, प्लांट डेबिट, P&L डेबिट टू इंटरेस्ट। 64 लाख है, क्योंकि इसमें 12.8 किसी और से, वो मतलब इसमें किसी में क्लासीफाई नहीं हो रहा होगा, इसमें किसी में जा नहीं रहा होगा। पहला तो हमने देख क्वेश्चन 2 के लिए मान लिया कि इंडिपेंडेंट है, इट वॉज कम्प्लीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम पूरे साल का एंड पे नहीं चार्ज करेंगे। अच्छा, कंप्लीशन इन पार्ट्स है, 3 फेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कैप्टिव, क्योंकि अगर हम ये मानते ना एंड पे, तो भाई फेज़ 1 का पूरा जाता, फिर फेज़ 2 में भी है ना। अच्छा, तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट तो मान लिया, कंप्लीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। बोरोइंग कॉस्ट कितनी इनकर कीजिए आपने, 22 लाख के ऊपर 12%, 2,64,000। तो ये मान लेता हूँ 2 लाख। देख भाई कितनी सही चीज़ है, बटेगा तो वही, दोनों में डिफरेंस देखते हैं एक बार। एक तो ये हो गया पेज नंबर 14 पर जो भी है, और अभी मैंने ट्रांसफ़र ऑफ एसेट कहाँ पे पढ़ा था, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट यहाँ पर पढ़ा था भाई। बोरोड फंड 10 लाख, 1 लाख हो गया 50,000। इन केस ये चीज़ हो जाती, देखते रही 10 लाख की तो बोरोड फंड दिखा दिया इसने, बहुत शाना बन के। एक्सपेंडिचर्स ने 2 लाख करे हैं, ये 3 लाख करे हैं, 5 लाख है यहाँ पे, तो बात ऐसी रहेगी। एक तो ये बात देख ध्यान में रख कि ये ना तेरा बोरोड फंड जो है ये तेरा स्पेसिफिक बोरोइंग है, यहाँ तक तो देख तेरा वो जनरल बोरोइंग वाला केस तो है ही नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ वो है जनरल बोरोइंग के केस में। बात ये भी सही है। ठीक बात है। पेज नंबर 14 पे वापस आ जाओ। यही मान लेंगे कि भाई वो जो है वो दूसरी चीज़ के लिए था, ये दूसरी चीज़ है। वेटेड एवरेज कॉस्ट रेट ले लिया। अब यही बात है कि 2,64,000 है ना, पहले हम उसको डिवाइड कर रहे थे 22 लाख में, ठीक है, लेकिन अब वो हो गया 27 लाख के लिए, क्योंकि तुमने जो पूरा एक्सपेंडिचर करा है ना, जो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 27 लाख का है, तो 2,64,000 को अब तुम 27 लाख में बांटोगे, बट उतना ही रहा है, लेकिन अब प्रोपोर्शन अलग अलग हो गया। लेकिन अब वो 5 लाख के ऊपर जो तुमने इनकर करा उस पर भी मिल रहा है, ऐसी कुछ बात है। अच्छा, 2,64,000 ये तो भाई ये मान लिया कि भाई स्टार्टिंग में कंप्लीट हो गया, तो भाई 13 तो जाएगा उसमें P&L में। सेकंड वाला जो है ना 9 लाख रुपए के ऊपर 9.78, ये 9 लाख क्यों रह गया, क्योंकि फेज़ 2 में 9 लाख की तो इनकर करा है। अच्छा, जो 10 लाख है वो कंप्लीट हो गया, इंडिपेंडेंट था और वो कंप्लीट हो गया। ओके, फिर सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, फिर फेज़ थर्ड रह गया, उसमें 8 लाख इनकर करे, उसके ऊपर पे कर दो। ओके, यही बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है, ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर ही ज़्यादा सही रहेगी। इंटरेस्ट डेबिट नेट ऑफ करके वो जो मैं बताता हूँ, P&L 97,800 चला गया, फेज़ 2 का चला गया, फेज़ 3 का चला गया, इंटरेस्ट अमाउंट खत्म होगी, कटक्ष। एसेट ट्रांसफर्स टू कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। एसेट ट्रांसफर टू कंस्ट्रक्शन अगर कोई करी है तो उसमें जो इंटरेस्ट कॉस्ट तुम इनकर करे वो कैपिटलाइज होगी, पता है मेरे को यार। अच्छा जी, हमने भी निकालने एक्सपेंडिचर इनकर कितने करे हैं, वो बात याद रखना। जो ट्रांसफ़र हो जाता है ना, वो सॉरी जो प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हो जाती है, वो हमारा ये मानना है कि तुम उतने से अपने लोन को निपटा दो,
या तुम्हें कोई ग्रांट मिल गई तो उसको यूज़ कर लो, तो फिर अब तुम्हें पूरे, अगर तुमने 200 करोड़ रुपए लिया है ना, तुम्हें 50 करोड़ की वो होगी, तब 150 करोड़ के ऊपर ही तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। अच्छा ठीक है जी, 450 था, इसके ऊपर 24 और आ गया, 474, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंडिचर और क्या करें, 100 का जो है और हो गया, क्वालिफाइंग एसेट होगी ना, हाँ अब ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट होगी ना 100 रुपये की, जो कि तेरे इसमें आ गई, ठीक है। 78 रुपये की तुमने कैश पेमेंट और करे हैं, अच्छा ठीक बात है। नेचर उसका वो है ना क्वालिफाइंग एसेट, इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन सीख रहे हैं ना हम यहाँ पे, और तो कुछ सीख नहीं रहे। ठीक है ठीक है ठीक है, लेस कितना, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव होगी, तो 352 आ गया जी। अब इसके ऊपर कितना परसेंट लगा देंगे, 12%, क्योंकि रेट सेम चल रहा है, उस पर भी वही है, उस पर भी वही है। इन द गिवन केस टोटल बोरिंग आर 400 lakhs, बट एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइड एसेट इज रुपीज़ 352 लाख। 400 लाख का मान लिया तुम्हारा है, लेकिन जो तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो ना, वो तुम 352 लाख रुपए की एसेट के ऊपर कर रहे हो, 400 वाली पे नहीं कर रहे हो। सो वी कैन नॉट कैपिटलाइज फुल इंटरेस्ट टू द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, द फॉलोइंग कैलकुलेशन मे बी कंसिडर्ड। टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी है जी, 48 लाख, मान ली बात। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 352 लाख का 12%, 42.424, इतनी उसमें चली जाएगी। अब दिक्कत पता है कहाँ पे आती, दोनों का रेट तो देख यहाँ पे सेम था, ठीक है। अगर दोनों का रेट डिफरेंट होता देन, तो मैं सोच रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि हम दोनों को एवरेज रेट ले लेते, पता नहीं हो सकता है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। अगर इसमें ना एक मिनट डाउट में डाल देता हूँ, क्या डाउट है, चेक कर ले जाके 3643 पे, क्या डाउट है जी। 3643 ये है कि एक 200 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है, ये हो गया ना, 200 लाख रुपए के ऊपर हमने 12% का लगा लिया, लेकिन कब लगा लिया हमने 352 लाख के ऊपर 12%, हमने जब लगा लिया जब भाई हमें ये है कि दोनों का रेट सेम है। अगर दोनों का रेट डिफरेंट होता देन, तो मेरा ये मानना है कि भाई हम जो भी है ना, जो भी इसका वो बनता है, उसको हम 12% ना लेके एक उसका रेट ले लेते हैं, हम एवरेज रेट ले लेते हैं, जब आएगा तो देखते हैं कभी।